How are you? Let's revise the topic that we have discussed about Delhi Sultans. Okay, so now we are now it's okay, beta. Okay, so okay, good. So now let's continue that from this chapter we have first discussed about the various rulers of Delhi. Then from where we find out about these rulers, about the histories of these rulers, okay? Then about some authors who have written about the histories of Delhi Sultans. Then we have discussed about the expansion of Delhi Sultanate. How Delhi Sultanate, it expanded from Delhi to the south, okay? How to this to various regions, how it expanded from garrison town, one garrison town that was in Delhi, to empire. Okay, a large empire was created under various sultans. So in this, now we are talking about the administration. Okay, ki administration of Delhi Sultanate. So we will have a closer look about the administration and consolidation. Okay, administration and consolidation of Delhi Sultanate. सो एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्लियर है कि हाउ द इज रूलिंग, कि किंग रूल कैसे कर रहा है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. एंड हाउ इट इंक्रीजिंग इट्स कंट्रोल ओवर द रीजन एंड मेंटेनिंग इट्स कंट्रोल, इट इज द कंसोलिडेशन. ठीक है, कि कैसे वो मेंटेन करके रख रहा है जो भी उसका इतना लार्ज एम्पायर है, क्या उसने अपना होल्ड कैसे बना के रखा हुआ है. So this is administration and consolidation of Delhi Sultanate. Yes, बच्चे, in this the nobles, they are the rich persons. Nobles mainly जो kings के administrator, जो kings के governor, ministers हो गए, ठीक है, जो कि उसके दरबारी होते थे, उनको भी nobles कहा जाता था. ठीक है. So in the administration, कि how administration was being, क्योंकि this was a large territory, ठीक है, तो इतनी बड़ी टेरिटरी में सुल्तान के लिए ये जो अलग अलग, पहले तो गैरिसन टाउन थे, ठीक है, फिर गैरिसन टाउन्स से फिर उसने धीरे धीरे हिंटरलैंड्स पे भी अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसका एम्पायर इट एक्सपेंडेड. Then it was difficult for Sultan to keep a control on this large area. So consolidation of kingdom as well as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. अब इतनी बड़ी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसके लिए उसको गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए. जैसे हमने कि पिछले चैप्टर में किया था कि किंग वाज अपॉइंटिंग सामंतास, किंग अलग अलग एरियाज में सामंतास को एक पॉइंट कर देता था, है ना. तो इन द सेम वे Delhi Sultans, they were also appointing various governors, ठीक है, various governors और administrators. गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग जगह पे, अलग अलग जो उसके डिफरेंट गैरिसन टाउन है जहां पे भी उसने कंट्रोल कर लिया था, तो वहां पे वो अपॉइंट कर रही थी. So rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, he favored special slaves who were purchased for military service.
and they were called बंदागन in Persian. अब ये गवर्नर, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि वो सामंतास को अपॉइंट कर देते, और सामंतास कौन होते थे? मेनली जो भी रिच लैंडलॉर्ड होता था उसी को सामंत बना देते। लेकिन दीज रूलर्स, इन्होंने इसी तरह किसी को भी सामंत नहीं बनाया। उन्होंने किसको प्रेफर किया? दे प्रेफर स्लेव्स, पहले जिनको कि पर्सियन में क्या कहा जाता था? बंदागन। ठीक है, उन्होंने बंदागन्स को क्या बनाया? गवर्नर्स बनाया। और ये बंदागन्स जो होते थे ये ट्रेंड होते थे मिलिट्री में भी, जो मिलिट्री उनकी प्रैक्टिस होती थी उसमें भी ट्रेंड होते थे। और उनको उसने, जैसे अगर किसी ने एक राजा ने दूसरी जगह पे कंट्रोल किया तो वहां से कई स्लेव्स उसके अंडर आ गए, पर्सन्स को अपना स्लेव बना लिया, तो उन्हीं स्लेव में से जो कि बचपन से भी उनके साथ रह रहा था, जिसपे कि उसको भरोसा होता था, तो इस तरह के स्लेव को उसको वो ट्रेन करते थे और बाद में उसी को ही गवर्नर बना दिया जाता था। अब ये जो गवर्नर थे, दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन किंगडम। Since they were totally dependent on master, so Sultan could trust and rely upon them. अब ये जो स्लेव होते थे, ठीक है, ये क्या होते थे? ये टोटली डिपेंडेंट थे अपने मास्टर्स के ऊपर, इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे, ट्रेंड किया जाता था इनको, ठीक है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये जो थे अपने किंग के प्रति पूरी तरह से लॉयल होते थे। ठीक है, जो गवर्नर ये होते थे ये पूरी तरह से लॉयल होते थे। जो इनके ऊपर सुल्तान है, ठीक है, जो सुल्तान है वो इन पर ट्रस्ट कर सकता था। ठीक है, सुल्तान ट्रस्ट कर सकता था इन गवर्नर्स के ऊपर। और गवर्नर कौन थे? जो बंदागन स्लेव्स थे उस सुल्तान के। ठीक है, सो किंग कुड रिलाई अपॉन देम। उसके बाद अब इसी में हमें ये जो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्रीज लिखी हैं उसमें हमें ये भी लिखा मिलता है कि सुल्तान वाज प्रेफरिंग टू अपॉइंट दी स्लेव एज गवर्नर रादर दैन हिज सन, कि वो अपने स्लेव को गवर्नर बनाना ज्यादा अच्छा समझता था। ठीक है, ताकि अपने कि वो उसके सन से भी बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस दिया जाता था छोटे होते, और वो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, पूरी तरह से लॉयल है। ठीक है, तो उनको वो प्रेफर करते थे जो एडमिनिस्ट्रेटर इनको अपॉइंट करना। ठीक है, सुल्तान जो थे इनको प्रेफर करते थे। अब इसी में पहले हमने क्या कहा कि ये किसने अपॉइंट किया? पहले जो इल्तुतमिश था, ठीक है, इसने इसे अपॉइंट किया, ये परंपरा चलाई उसने, स्लेव्स को अपॉइंट किया, बंदागन्स को अपॉइंट किया। उसके बाद ये सेम जो प्रैक्टिस थी ये कंटिन्यू रही, कंटिन्यू टू यूज बंदागन एंड रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। किसके टाइम पीरियड में? ड्यूरिंग द खलजीज एंड तुगलक। ठीक है, खलजी और जब तुगलक का रेन आया, यहाँ पे हम लिख देते हैं खलजी और जब तुगलक का रेन आया। ठीक है, तो उन्होंने भी इसी को कंटिन्यू रखा। उन्होंने भी जो स्लेव्स होते थे उनको ही हाईएस्ट पोस्ट पर जो था वो अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, दे कंटिन्यूड टू यूज बंदागन एंड दीज रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। हम्बल बर्थ की जरूरी नहीं कि ये जो स्लेव थे अब ये किसी छोटी पुअर भी हो सकते थे। ठीक है, जरूरी नहीं कि बहुत अमीर रिच पीपल ही होंगे। अब स्लेव हैं उनके, कुछ स्लेव हो सकते थे और कुछ और भी उन पे डिपेंडेंट होते थे जिनको कि क्लाइंट कहा जाता था। ठीक है, who were often their clients. Clients means who were under the protection of the sultan. सुल्तान की प्रोटेक्शन में और भी लोग होते, एक तो स्लेव हो गए ये बंदागन्स, एक और होते थे जो कि इसके क्लाइंट्स होते थे। अब क्लाइंट्स में आ जाते थे जो भी उस किंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, जो उसके प्रोटेक्शन के अंडर थे, ये भी किंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब ये हमें हिस्ट्रीज में लिखा हुआ मिलता है कि जो डिफरेंट सुल्तान थे, जैसे मोहम्मद तुगलक है, ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक ही अपॉइंटेड अजीज कुमार जो कि वाइन डिस्टिलर था, फिरोज हाजिम जो कि बार्बर था। ठीक है, देन
मन का तबाक जो कि एक कुक था, 2 गार्डनर्स, मतलब इस तरह के पर्सन्स को उसने अपॉइंट किया एज गवर्नर्स। ठीक है, तो ये हमें लिखा मिलता है। तो जियाउद्दीन बरानी है जो कि मिड 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल है, जिसने की हिस्ट्री लिखी है, तो उसने ये लिखा है कि जो सुल्तान है, तो दिस सुल्तान ही हैज लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट, कि उसको ये पता ही नहीं चल रहा था कि अपॉइंट किसको करना है, गवर्नर किसको बनाना है, वो किसी को भी गवर्नर बनाया जा रहा है। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने इन पर्सन्स को भी, जो कि उसके क्लाइंट्स थे, उस पर डिपेंडेंट थे, उनको भी उसने गवर्नर बना दिया तुगलक के टाइम में। ठीक है, इल्तुतमिश ने भी बंदागन स्लेव्स को बनाया, खलजी ने भी ये कंटिन्यू रखा, तुगलक ने भी कंटिन्यू रखा। फिर तुगलक की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने गार्डनर, कुक, बार्बर, इन तक को अपना गवर्नर बना दिया। So these slaves and clients, they were loyal to masters. अब ये जो भी slaves थे, clients थे, ये अपने मास्टर, इसका मास्टर कौन है? सुल्तान। तो सुल्तान के लिए ये लॉयल होते थे। लेकिन जो सुल्तान के आगे हायर्स, अब जो सुल्तान है उसके आगे बेटे होते थे, हायर्स मतलब जो भी नेक्स्ट उसकी गद्दी पर बैठेगा, उसके प्रति लॉयल नहीं होते थे। ठीक है, इसके प्रति तो ये लॉयल हैं, इसके प्रति तो लॉयल हैं, लेकिन इसके प्रति लॉयल नहीं होते थे। ठीक है, तो these clients and slaves, they were only loyal to sultan and not to their heirs. So new sultan had new servant. अब नया सुल्तान बना, जैसे इल्तुतमिश का गवर्नर कोई और था, खलजी ने किसी और को बना लिया, तुगलक ने किसी और को बना लिया, तो सेम जो गवर्नर था उसके, ये नहीं कि ये गवर्नर है फिर इसका बेटा आगे गवर्नर बन जाएगा, तो दिस वाज नॉट द सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता था। तो एवरी न्यू सुल्तान ही वाज अपॉइंटिंग न्यू गवर्नर्स। सो एज ए रिजल्ट द असेशन ऑफ न्यू मोनार्क, जैसे ही ये नया राजा बनता था, न्यू किंग बनता था, तो हमेशा यहाँ पे क्या होती थी? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। तो हमेशा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ये हमें देखने को मिलते थे, जो कि नई या ओल्ड नोबिलिटी। अब ये जो गवर्नर्स, सारे ये स्लेव्स जितने भी गवर्नर्स थे अलग अलग जगह पे अपॉइंट, तो वो सारे किस में आ जाते हैं? नोबिलिटी में। ठीक है, तो ये भी नोबिलिटी में आ जाते हैं, जो डिफरेंट गवर्नर्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो इस तरह इन गवर्नर्स के बीच में ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हो जाता था। सो एवरी टाइम जब भी कोई नया किंग बनता था, so this patronage of those humble people by Delhi Sultan, who was also shocked many elites. तो इस तरह जब राजा किसी को भी, क्लाइंट को, बंदागन को गवर्नर अपॉइंट कर देता था, तो दूसरे राजा के ही, अब राजा के भी आगे कई उसके रिलेटिव्स थे जो कि रिच पीपल थे, तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। अब राजा के भी कई रिलेटिव्स रहे होंगे, कई और रिच पीपल रहे होंगे जिनको लगता होगा कि राजा हमें गवर्नर बना देगा। ठीक है, बट दे वर नॉट अपॉइंटेड, उनको नहीं बनाया जाता था। सो दीज थिंग्स दे शॉक्ड मैनी एलिट्स एंड द ऑथर्स जो थे पर्सियन त्वारी के, दे ऑल्सो क्रिटिसाइज दीज दिल्ली सुल्तान। और ये जो ऑथर्स थे उन्होंने भी इन सुल्तान को क्रिटिसाइज किया कि वो ऐसे लो जो बॉर्न हैं, लो और बेस बोर्न लोगों को इतनी हाई पोस्ट पे पॉइंट क्यों करने हैं। ठीक है, जैसे गार्डनर हो गया, बार्बर हो गया, कुक हो गया, तो इनको गवर्नर क्यों बना रहे हैं। ठीक है, वो बहुत लो कास्ट बोर्न है, ठीक है, लो बेस बोर्न है, तो उनको नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह की भी जो हमें थी सिचुएशन देखने को मिल रही थी। और लाइक अर्लियर सुल्तान, जैसे कि पहले सुल्तान थे खलजी और तुगलक। ठीक है, खलजी और तुगलक उन्होंने भी स्लेव्स को ही अपॉइंट किया एंड दे अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर। और जो ये स्लेव्स होते थे, बंदागन्स होते थे, वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, उनको अच्छी तरह पूरी ट्रेनिंग मिली होती थी, ट्रेंड होते थे वो अच्छी तरह से मिलिट्री में। ठीक है, तो ये जो बंदागन्स थे, ठीक है, ये क्या थे? मिलिट्री कमांडर्स। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि ये जो बंदागन जो कि मोहम्मद, खलजी, तुगलक के टाइम पीरियड में थे, इन्होंने किसको अपॉइंट किया? मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है, तो ये जो बंदागन्स होते थे खलजी और तुगलक के टाइम पीरियड में, वो मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे। सो इन मिलिट्री कमांडर्स को जो वो अपॉइंट करते थे, तो इनको क्या कहा जाता था उस टाइम पर?
इक्तादार, खलजी और तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, ये गवर्नर क्लियर हो गया कि गवर्नर किस किस को बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट खलजी और तुगलक के टाइम पीरियड में होते वो बंदागन ही थे, स्लेव्स ही होते थे, लेकिन वो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, मिलिट्री ट्रेनिंग उन्हें मिली होती थी, जिनको कि क्या कहा जाता था, मुक्ति और इक्तादार। ठीक है, मुक्ति और इक्तादार। अब ये क्या है, अब मिलिट्री कमांडर्स तो वो हो गए। ठीक है, कि दीज जो अब गवर्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड, सो दीज गवर्नर्स वर गिवन टेरिटरी। जैसे एक गवर्नर यहाँ पे मिलिट्री कमांडर अपॉइंट कर दिया, एक यहाँ पे कमांडर अपॉइंट कर दिया यहाँ पे, फिर उनको एक टेरिटरी दे दी कि दिस इज योर टेरिटरी, ये एरिया अब आपका है, ना यू हैव टू लुक आफ्टर दिस एरिया। और वो जो एरिया उनको दिया जाता था, ठीक है, लैंड का कंट्रोल दिया जाता था, तो उस लैंड को क्या कहा जाता था, इक्ता। जो लैंड, सो लैंड को क्या कहा जाता था, इक्ता। So these military commanders who were called Mukti or Iqtadars, they have control on the land who was given to them by the sultans, and that land was called Iqta. उस लैंड को इक्ता कहा जाता था। So अब वो इक्ता जो थी वो डिफरेंट साइज की हो सकती थी, किसी मिलिट्री कमांडर के पास ज्यादा इक्ता भी हो सकती है, किसी मिलिट्री कमांडर के पास कम इक्ता भी हो सकती है। ठीक है, दैट ऑफ वेरी साइजेस, मतलब वेरी अलग अलग वेरिंग साइज की होती थी। सो दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, एंड होल्डर जो उसको होल्ड कर रहा है, दैट वाज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। अब ये जो इक्तादार है, मुक्ति है, अब इसका काम क्या होता था, ठीक है, इसका वर्क क्या होता था। ये गवर्नर्स वाला पॉइंट तो क्लियर है कि हु वाज मेड गवर्नर एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। So now who has been appointed as मुक्ति और इक्तादार, what was their role? ठीक है, अब इनका रोल क्या होता था, इनका काम क्या होता था। अब ये जो मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए गए हैं, मिलिट्री कमांडर्स का रोल क्या है, सीधे कर देते हैं। तो मिलिट्री कमांडर्स का रोल क्या है, तो मिलिट्री कमांडर्स का रोल सबसे पहले तो जो लैंड उनको मिली है, ठीक है, उस लैंड में मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। ठीक है, सबसे पहले टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स। अब राजा ने क्या करना था, राजा ने आगे से आगे एरियाज पे अपना कंट्रोल करना है, अब यहाँ पे अटैक करना है या यहाँ पे अटैक करना है। ठीक है, तो जो भी मिलिट्री कैंपेन है उसको लीड कौन करेगा, वो इक्तादार, मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है, जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं उनको लीड करना, जो मिलिट्री कैंपेन्स इस इक्तादार ने आगे जो भी उसका मिलिट्री कैंपेन है आगे अटैक करना है, तो वो कौन सारा करेगा, देख करेगा, दे विल दीस इक्तादार। Yes, so these military commanders may be of humble birth. अब humble birth means कि जरूरी नहीं कि वो रिच पीपल हो, रिच एरिस्टोक्रेट हो, रिच चीफ हो, रिच लैंडलॉर्ड्स हो। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वो पुअर भी हो सकते थे, जैसे कि एक गार्डनर, एक कुक को राजा ने गवर्नर बना दिया, ठीक है, तो वो हम्बल बर्थ हो गया कि वो किसी रिच फैमिली में उसका बर्थ नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हम्बल बर्थ हो गया। क्लियर बेटा? ओके, सो अब फर्स्ट इनका रोल तो हो गया मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है, कि मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना। सेकेंड, कि जो उन्हें लैंड मिली है, ठीक है, जो उन्हें इक्ता मिली है, उस इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है कि वहां पे सब कुछ ठीक रहे, लोग के बीच में आपस में कोई परेशान हो, कोई लोग सरकार के, गवर्नर के खिलाफ रिबेल ना कर दें। ठीक है, वो भी उसने बना के रखना है। एंड इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस, अब ये उस एरिया को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के एक्सचेंज में वो क्या कर रहे थे, दे वर कलेक्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, सो दे वर कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, जो भी उनके अंडर में लोग थे तो उनसे वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे।
ठीक है. सो दे वर ऑल्सो कलेक्टिंग रेवेन्यू. मिलिट्री कैंपेन भी चला रहे थे, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे थे, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे, और जो रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम दैट रेवेन्यू दे वर ऑल्सो पेइंग, जो उन्होंने आर्मी मेंटेन करके रखी है. अब मिलिट्री कैंपेन आर्मी भी वो मेंटेन करते थे. ठीक है, मेंटेन आर्मी, जो सोल्जर्स की आर्मी थी उस आर्मी को मेंटेन करते थे और उनको सैलरीज भी देते थे. सैलरीज कहाँ से देते थे? सैलरीज जो रेवेन्यू कलेक्ट किया उसी रेवेन्यू से उन सोल्जर्स को वो सैलरी भी पे करते थे. ठीक है, सो दे वर आल्सो पेइंग सैलरी टू सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यू. अब ये तो हो गया सारा कि मिलिट्री कमांडर्स क्या काम कर रहे थे, विच वर्क दे वर डूइंग. सो दिस वर्क दैट दीज इक्तादार और मिलिट्री कमांडर्स और दीज मुक्ति दे वर डूइंग. तो सारे एक ही चीज है, मिलिट्री कमांडर्स, मुक्ति और इक्तादार. तो ये देवर वर्क देवर डूइंग. अब ये जो सुल्तान थे, तो हाउ सुल्तान वाज कंट्रोलिंग देम. अब सुल्तान ने इनको अपॉइंट तो कर दिया, अब ये गवर्नर हैं, ये जो मिलिट्री कमांडर, मुक्ति, इक्तादार हैं. ठीक है, तो ये क्या है? गवर्नर्स ही हैं, है ना. अब सुल्तान इन पे कंट्रोल कैसे रख रहा है? नहीं तो ये जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी कहा था कि सामंत, राजा ने सामंतों को अपॉइंट कर दिया तो कई सामंत खुद ही राजा बन जाते थे. इस तरह तो ये भी गवर्नर जहां जहां पे इनको लैंड मिली है तो वहां के वो सुल्तान बन सकते हैं. तो राजा जो था वो इन पर कंट्रोल करने के लिए व्हाट ही वाज डूइंग. ठीक है, तो राजा भी इन पर कंट्रोल रख रहा था. तो सुल्तान कैसे कंट्रोल रख रहा था इनके ऊपर? कंट्रोल, अब कंट्रोल किसके ऊपर? इन मुक्तीज के ऊपर. कंट्रोल कैसे कर रहा था वो? तो हाउ ही वाज मेकिंग कंट्रोल ओवर दीज मुक्तीज? इट वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल. अब ये जो मुक्तीज होते थे, ठीक है, अब पहली बात तो ये जरूरी नहीं था कि एक गवर्नर का बेटा गवर्नर होगा, एक मुक्ति का बेटा मुक्ति होगा, क्योंकि मुक्ति वाज आल्सो हैविंग कंट्रोल ऑन लैंड. मुक्ति को लैंड दी हुई थी राजा ने, तो जरूरी नहीं कि अगर मुक्ति की डेथ हो गई तो उसका बेटा फिर मुक्ति बन जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो इनकी पोस्ट थी वो क्या थी? इनहेरिटेबल थी. ठीक है, इनहेरिटेबल पोस्ट की जो गवर्नर की, मुक्ति की पोस्ट थी वो इनहेरिटेबल थी. जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी आगे गवर्नर बनेगा. सो इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जो उन्हें इक्ता मिलती थी, इक्ता मीन so whatever land was given to them, that इक्ता. ठीक है, इक्ता मीन्स लैंड. तो लैंड सिर्फ उन्हें मिलती थी शॉर्ट पीरियड के लिए. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मिलती थी. जरूरी नहीं कि एक बार जिसको लैंड मिल गई वो उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी बन गई और वो हमेशा उनके पास रहेगी, नहीं. ठीक है, लैंड वाज गिवन ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और कई बार मुक्ति को किसी दूसरी जगह भी भेज दिया जाता था कि नाउ यू कैन मूव टू एनी अनदर प्लेस, कि कई बार उनको दूसरी जगह भी भेज दिया जाता था. सो वो शिफ्ट कर दिया जाता था. तो दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस, तो उन पर क्या थी? बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो अपनी मर्जी से किसी को लैंड नहीं दे सकते हैं. ठीक है, पहले तो ये सारा उनका रोल था, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ गए. ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कंट्रोल था किनके ऊपर? इन मुक्तीज के ऊपर, ताकि वो अपने आप को किसी राजा के खिलाफ रिबेल ना कर दे. ठीक है, वो मुक्ति जो है वो खुद सुल्तान ना बन जाए. तो ये भी उनके मन में डर था. और देन दीज हार्श कंडीशन दे वर रिगरसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक. जो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का रूल था तब तो ये रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा बढ़ा दी गई थी. अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड. अब ये क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सैलरीज पे करते थे, ये सारा काम करते थे. तो इन सबको देखने के लिए किसको अपॉइंट किया गया? अकाउंटेंट्स को. ठीक है, अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया गया जो कि देखते थे कि जो ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं या सैलरीज पे कर रहे हैं, प्रॉपर इसका जो भी है दे वर डूइंग राइट और रॉन्ग. ठीक है, सो दे वर चेकिंग द अमाउंट of revenue collected by the muktis
So care was taken that Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. ये भी देखा जाता था कि जब अब वो रेवेन्यू ले रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो वही लेगा जो कि सुल्तान ने उसे बताया है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड टैक्स जो कलेक्ट करेगा वो सिर्फ वही करेगा जो राजा ने बताया है। He will collect prescribed tax, और कोई ये नहीं अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा दे लोगों को और वो कलेक्ट करना शुरू कर दे, नो, ठीक है। सिर्फ जो राजा ने बताया वही, और उसने आर्मी भी रखनी थी, अब सोल्जर्स भी उसने बनाने थे, अब वो भी उतने नंबर रखेगा जितने की सुल्तान ने बताए हैं, ठीक है। मेंटेन अ नंबर ऑफ, उनका नंबर कितना आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, जितना किंग ने उन्हें बताया है, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, कि जो सोल्जर्स हैं उनका नंबर भी उतना ही होगा जितना कि किंग ने बताया, उससे ज्यादा वो सोल्जर्स भी नहीं रख सकते। सो दीज ऑल स्टेप्स वर टेकन टू कंट्रोल ओवर मुक्तीस, ठीक है। ये कंट्रोल किसके ऊपर था, मुक्तीस के ऊपर। कौन कर रहा था, सुल्तान, ठीक है। तो इस तरह प्रॉपर उन्होंने सारा ये अपना सिस्टम बनाया था कि उनके ऊपर कंट्रोल कर सके, ठीक है। और ज्यादातर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में, ठीक है। यस, रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस टैक्स, अ टैक्स दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम लैंड, दैट इज लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अगर सम इज क्राफ्ट पर्सन है तो उससे लिया जा रहा है तो वो डिफरेंट टैक्स हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, अभी वो भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टैक्स जो थे वो कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। So as the Delhi Sultan, they brought the hinterland of cities under their control. अब सुल्तान पहले गैरिसन टाउन था, ठीक है। गैरिसन टाउन, पहले गैरिसन टाउन्स पे कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे हिंटरलैंड्स पे भी, जो आसपास के हिंटरलैंड्स थे उन पे भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो हिंटरलैंड के जो वहां पे चीफ होते थे, वहां पे भी कुछ चीफ थे, वहां पे भी एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है। अब उन एरिस्टोक्रेट्स और चीफ को वो फोर्स करते थे, ठीक है, फोर्स करते थे कि वो जो है दे फोर्स द लैंड और चीफ समंता जो भी थे वहां पे एरिस्टोक्रेट, कि वो राजा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे। यस, जो अकाउंटेंट्स होते थे बच्चे, जो सुल्तान अपॉइंट करता था, वो सुल्तान अकाउंटेंट्स पे नजर रखता था, है ना। अब अकाउंटेंट रिपोर्ट किसको देते थे, सुल्तान को। सुल्तान इन मुक्तीस का सारा जो भी हिसाब किताब है वो रख रहा है, एंड सुल्तान, वो अकाउंटेंट किसको रिपोर्ट दे रहे हैं, सुल्तान को। दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान ओनली, ठीक है। तो सुल्तान उन पे नजर रखता था। सो देन अब अलाउद्दीन खिलजी एंड स्टेट द ब्रॉड द असेसमेंट, कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था तो उन्होंने जितना भी ये टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। वो अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। सो नाउ दीज द राइट्स ऑफ लोकल चीफटन्स, जो लोकल चीफ होते थे उनके राइट को, कि वो कौन सा टैक्स लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे, लोकल चीफ मतलब ये मुक्ति, ठीक है। सो ये पूरी तरह से जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। और कई बार उनको भी बोला जाता था मुक्तिस की आप भी टैक्स पे करो। एंड सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड, केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, जो सुल्तान के ही पूरे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो सारा ये पूरी तरह से अकाउंट्स को मेजर करते थे। अब 3 टाइप ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड। एक तो कल्टीवेशन के ऊपर लगाया जाता था जिसको कहा जाता था खराज, ठीक है, खराज कहा जाता था। एंड दैट वाज 50%, कि जितना पीजेंट ने प्रोड्यूस किया 50% तो वो सीधा किसको दे देंगे, मुक्तीस को दे देंगे, ठीक है। मतलब उस टाइम पे सुल्तान को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिए थे तो वो सुल्तान को जाएगा। कैटल्स के ऊपर भी, जो कैटल्स जिन्होंने रखे हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था, जिन्होंने हॉर्सेस रखे हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। अब इसी तरह सुनाओ कि ये पूरा था कि किंग इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसे अपना एडमिनिस्टर कर रहा था, उसको कंसोलिडेट कर रहा था। सो दिस वाज द वेरियस मुक्तीस, गवर्नर्स, दे हैज बीन अपॉइंटेड एंड समटाइम्स वेरियस चेंजेस हैज बीन डन बाय वेरियस रूलर्स। सो लार्ज पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, फिर भी चाहे अब उसने बहुत एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था,
लेकिन फिर भी बहुत सारा एरिया जो था वो राजा के कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। स्टिल फिर भी बीच में बहुत सारा एरिया जो था वो राजा के कंट्रोल में नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, राजा के लिए कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि मेन तो यहाँ पे बैठा ना सुल्तान, जो दिल्ली जिनका हम बात कर रहे हैं, सुल्तान तो यहीं पे है। तो यहाँ से कई बार इतनी दूर तक उसका जो कंट्रोल करना था वो मुश्किल हो जाता था, ठीक है। जो डिस्टेंट फार ऑफ प्लेसेस थे, तो उन फार ऑफ प्लेसेस पे जो राजा का कंट्रोल करना था, जैसे बंगाल फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था। राजा ने कंट्रोल तो कर लिया, ठीक है, उन एरियाज पे कंट्रोल कर लिया, उनको अपने अंडर में भी ले लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो वहां के चीफ होते थे वो अपना राजा के अगेंस्ट रिबेल करके, फाइट करके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, ठीक है, वो अपना रूल एस्टैब्लिश कर देते थे। सो जैसे गंगेटिक प्लेन, अब यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है, इधर ये सारी गंगा रिवर है, तो यहाँ पे जो आसपास का एरिया है ये क्या है? गंगेटिक प्लेन एरिया। तो यहाँ पे गंगेटिक जो प्लेन एरिया था, यहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, और उन फॉरेस्ट एरियाज में जो चीफ रहते थे उन चीफ के ऊपर कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल था, ठीक है। और जो लोकल चीफ थे इस एरिया में, उन्होंने अपना जो था रूल था वो एस्टैब्लिश किया हुआ था, ठीक है। और इस एरिया में अगर इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर भी लिया जो दिल्ली सुल्तान से, तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए था, इट वाज नॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा ना कंसोलिडेशन, तो उन्होंने वो जो था रूल एस्टैब्लिश तो कर लिया, बट इट नॉट कंसोलिडेट, उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए, वो थोड़ी देर के लिए था, इट वाज ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इसी में the points all we have discussed, they are clear to you about these as administration? Yes, ki how various chief they were king, how he has appointed the system, governors, accountants for control, but still there are some chief who were declaring themselves independent। और आपकी बुक में एक chieftain and their fortification कि कुछ chief जो थे जो कि माउंटेन्स या रॉकी एरियाज में या कुछ जैसे हम कह रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में उन्होंने अपने रैम्पार्ट बनाए होते थे कि वो उस एरिया में किसी को अंदर आने नहीं देते थे। अगर सुल्तान की आर्मीज वहां पे आ भी जाती थी तो बहुत इजीली वो उनको वहां से भगा देते थे। तो उन एरियाज पे कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल था, ठीक है। सच एज इन माउंटेन्स, रॉकी, रग्ड प्लेसेस, जब वहां पे वो बैम्बू ग्रेव्स में रहते थे, बैम्बूज की बनाई होती थी प्रॉपर उन्होंने। सो इन इंडिया, जैसे इंडिया में जो बैम्बू मिलता है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जो चीफ इन फॉरेस्ट में रहते थे और जहाँ पे कि उन्होंने इन बैम्बूज का पूरा, और जो फॉरेस्ट होते थे वही उनके लिए एक तरह की वॉल बना देते थे, ठीक है, कि ये पूरा एरिया, इसके अंडर वो जो चीफ होते थे अपने पूरे ग्रुप के साथ बड़े आराम से रह सकते थे, ठीक है। सो हैंस उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था एक्सेप्ट कि लार्ज आर्मी अगर कई बार सुल्तान की आ गई तो उन पे कंट्रोल कर भी लेती थी, लेकिन फिर भी वो चीफ इन फोर्टिफिकेशंस में अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते थे। क्लियर? सो this administration point is clear. We will continue to discussion on this administration, ठीक है, in tomorrow's class, ठीक है। So read the topic thoroughly from your books, ठीक है, underline important points and write down the main points like this, ठीक है। जो main points हम ऐसे लिखते हैं उनको भी please note down कर लिया करो साथ साथ में, okay। Then thank you students, take care.